लेकिन वो दोनों जो है वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि एक अनजान गाड़ी जो है वो उसका पीछा कर रही होती है। कार से बाहर निकलते ही जो है ये बंदा इनके ऊपर गोलियां चला देता है। अच्छा, इस वाकये के बाद जो है वो कातिल पुलिस को एक खत लिखता है जिसमें उसने अपने कत्ल का इतराफ किया हो, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते उसी दौरान जो है वो अनजान आदमी इनके ऊपर गोलियां बरसा देता है। और ये कातिल अपनी पहचान कराने के लिए पुलिस को ऐसी ऐसी निशानियां बताता है जो कि सिर्फ पुलिस को मालूम है। मुझे जो है वो लोगों को मारना बहुत पसंद है, मुझे इनको मारने में बहुत मजा आता है, जो कि जंगल में एक जंगली जानवर को मारने से ज्यादा मजा मुझे आता है, क्योंकि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 20 दिसंबर 1968 की कैलिफोर्निया में, जब एक लड़का डेविड अर्थर फराडे जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, वो अपनी एक दोस्त बेटी लू जेनसन के साथ अपनी पहली डेट पर जा रहा था। तो ये दोनों जो है वो अपनी कार लेक हरमन रोड के पास रोक देते हैं, लेकिन वो दोनों जो है वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होते हैं कि एक अनजान गाड़ी जो है वो उसका पीछा कर रही होती है। तो कुछ ही वक्त के बाद जो है वो एक बंदा इस कार से उतरता है जिसके हाथ में एक गन होती है। अब वो बंदा जो है वो इनके करीब आता है और उन दोनों को जो है वो कार से बाहर आने को कहता है। तो डेविड और बेटी कार में ही बैठे रहते हैं और इस बंदे की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये बंदा जो है वो इनको डराने के लिए इनकी कार के पिछले टायर के ऊपर एक गोली चलाता है, तो जिसकी वजह से जो है दोनों डरकर कार से बाहर आ जाते हैं। कार से बाहर निकलते ही जो है ये बंदा इनके ऊपर गोलियां चला देता है। तो इसकी वजह से डेविड को गोली लगती है सर पर, कान के ऊपर की तरफ, और बेटी को जो है वो 5 गोलियां लगती है पीछे के हिस्से की तरफ। तो वो बंदा जो है वो वहां से फरार हो जाता है और इस बंदे को जो है वो आज के दौर में द ज़ोडिएक किलर के नाम से पुकारा जाता है। फिर उन दोनों को जो है वो वहाँ से कुछ लोग हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और फिर जो है वो पुलिस को बताया जाता है ये सारा वाक़या। इस वाक़ये में जो है वो डेविड बच जाता है और बेटी जो है वो बदकिस्मती से मर जाती है। अच्छा, इस वाक़ये के बाद जो है वो कातिल पुलिस को एक खत लिखता है जिसमें उसने अपने कत्ल का इतराफ़ किया होता है, और साथ ही एक साइफर भी भेजता है जिसको पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोड करने के लिए देती है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस साइफर को डिकोड नहीं कर पाती। फिर जो है वो अगले 6 महीने तक इस कातिल की कोई खबर नहीं आती। फिर तारीख आती है 4 जुलाई 1959। इस तारीख को जो है वो अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उस दिन जो है वो एक लड़का है माइक मैग्यू, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, और उसके साथ एक लड़की थी डार्लिन पेरिन नाम की, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। तो फिर ये दोनों जो है वो रात को तकरीबन 8:45 पर अपने घर से निकलते हैं एक कार में। तो इस बार भी जो है वो एक कार इनकी कार का पीछा कर रही होती है, लेकिन ये दोनों जो है वो इस बात को नोटिस कर लेते हैं। तो इस कार से बचने के लिए ये दोनों जो है वो अपनी कार का रुख ब्लू रॉक स्प्रिंग वैली जो कैलिफोर्निया की तरफ मोड़ लेते हैं। फिर वो कुछ देर में देखते हैं कि वो अनजान कार जो थी वो भी उनकी कार के पीछे ही आगे बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन वो कार जो होती है वो वहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकती और कुछ ही देर में वहाँ से चली जाती है। और फिर कुछ देर के बाद वो शख्स दोबारा अपनी कार को लेकर आता है और उनकी कार के बिल्कुल पीछे लाके पार्क कर देता है। और फिर जो है वो शख्स अपनी कार से निकलता है और इनकी कार की तरफ आता है, और उसके हाथ में जो है पावरफुल फ्लैश लाइट होती है, जिससे जो है वो माइक और डार्लिन के चेहरे पर रोशनी मारता है। अच्छा, पहले ये लोग दोनों समझते हैं कि शायद कोई पुलिस वाला है, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते उसी दौरान जो है वो अनजान आदमी इनके ऊपर गोलियां बरसा देता है। इस दौरान जो है वो माइक कार में रहता है और डार्लिन जो है वो कार से निकलकर भागना शुरू कर देती है। तो इसी दौरान जो है वो डार्लिन को 5 गोलियां लगती है और वो उसी वक्त मौके पर ही मर जाती है। तो अब कातिल जो है वो उनको मुर्दा समझकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद जो है वो कुछ बच्चे जो है वो वहाँ पे पास में मौजूद होते हैं, वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो माइक बच जाता है और उसने जो है वो कातिल का चेहरा देख लिया होता है। तो इसकी मदद से जो है वो पुलिस ने बाद में उसके जरिए स्टेज भी तैयार करवा लिया होता है। इस कत्ल की रात 12:40 पर वैली जो पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आती है। ये कॉल जो होती है एक अजनबी शख्स की होती है और ये एक फोन बूथ से की जाती है, लेकिन वो शख्स जो है वो कुछ ही सेकंड्स बात करता है और फिर फोन काट देता है। ये ज़ोडिएक की पहली कॉल थी जो पुलिस को की गई थी। फिर इस वाक़ये के गुजरने के तकरीबन 1 महीने के बाद तारीख आती है 1 अगस्त 1969, जब ये कातिल 3 अलग अलग न्यूज़पेपर्स को खत लिखता है, जिनमें से एक को होता है द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और दूसरा था द विलेज टाइम्स हेरल्ड और तीसरा जो था वो द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर था। तो इन लेटर्स में ज़ोडिएक जो है वो अपना पहला कत्ल जो कि लेक हरमन रोड के पास किया गया था और अपना दूसरा कत्ल जो कि ब्लू रॉक स्प्रिंग के करीब किया गया था, उन दोनों का एतराफ़ करता है। और ये कातिल अपनी पहचान कराने के लिए पुलिस को ऐसी ऐसी निशानियां बताता है जो कि सिर्फ पुलिस को मालूम होती है, जैसे कि विक्टिम्स ने जो है वो कैसे कपड़े पहन रखे थे, गोली कौन सी इस्तेमाल हुई थी, मरने वालों को जो है वो कितनी गोलियां लगी थी। और ज़ोडिएक ने जो है वो इस खत में कुछ इस तरीके के कोड्स भी भेजे थे, और इसके साथ ज़ोडिएक ने ये डिमांड भी कर दी थी कि ये खत जो है वो अगले दिन तक अखबार में छप जाने चाहिए, वरना वो मजीद कत्लो गारत करेगा। अच्छा, फिर पुलिस जो है वो इस खत को इंटेलिजेंस को भेजती है
लेकिन ये कोड क्रैक नहीं हो सकते। फिर जैसे ये कोड को न्यूज़पेपर के जरिए पब्लिश किया गया, उसके तकरीबन 4 दिन बाद ही 8 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को के रिहायशी डोनाल्ड जेन और बेटी जून हार्डन जो है वो इस कोड को क्रैक कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें ये मालूम होता है कि कातिल ने जो है वो इस कोड के जरिए खत में क्या क्या लिखा होता है। इसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि मुझे जो है वो लोगों को मारना बहुत पसंद है, मुझे इनको मारने में बहुत मजा आता है, जो कि जंगल में एक जंगली जानवर को मारने से ज्यादा मजा मुझे आता है, क्योंकि इंसान जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। और इससे अच्छी बात क्या है कि मैं जब मरूंगा तो मैं दोबारा जन्नत में पैदा होऊंगा और जितने भी लोग मैंने मारे हैं ये सारे मेरे गुलाम होंगे। मैं आप लोगों को जो है वो अपना नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग सब मेरे गुलाम बनोगे मेरी बात की जिंदगी में। फिर तकरीबन 1.5 महीने बाद 27 सितंबर 1969 को एक लड़का ब्रायन हार्टमैन नाम का, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, तो वो अपनी एक दोस्त सिसिलिया शेफर्ड जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल की थी, तो दोनों एक साथ लेक बेरिसा के किनारे सुकून से बैठे हुए थे। तो शाम को 6:15 पर जो है वो सिसिलिया को इस बात का अंदाजा होता है कि एक आदमी अजीब से कपड़े पहना हुआ है और वो इनकी तरफ आ रहा है। और सिसिलिया को महसूस होता है कि उसके हाथ में एक गन है और वो तकरीबन 6 फुट का आदमी लग रहा है। तो अब वो बंदा जो है वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं जेल से भागा हूँ और मुझे जो है वो मेक्सिको जाने के लिए कुछ पैसे और एक कार चाहिए। ब्रायन जो है वो उसको अपनी कार की चाबियां देता है और पैसे दे देता है उसको। फिर वो बंदा जो है वो पैसे अपने पास रख लेता है और चाबियां जो है वो वापस ब्रायन को दे देता है। उसके बाद जो है वो इन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है मजबूती से, और बांधने के बाद जो है वो इनके ऊपर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। कुछ देर जो है वो वार करने के बाद वो बंदा तो वहां से चला जाता है। पास ही कुछ माहीगीर होते हैं, वो इनकी चीखें सुन के इनके पास आते हैं और फिर पास आकर इनकी हालत देखते हैं, तो फिर जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। लेकिन एम्बुलेंस को आने में जो है वो 1 घंटा लग जाता है। इस दौरान जो है वो इन दोनों की हालत बहुत नाजुक होती है। इस हमले के फौरन बाद जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को एक अनजान शख्स की कॉल आती है, जिसमें वो आदमी जो है वो सिसिलिया और ब्रायन को चाकू मारने की जिम्मेदारी कबूल करता है। और पुलिस ने जो है वो इस हमले की जगह पर जख्मी होने वालों की कार पर एक लिखा हुआ मैसेज पढ़ा। इस मैसेज में जो है वो पिछले 4 हमले जो हुए थे, जो कत्ल हुए थे, उन मरने वालों का नाम और उनकी जो है वो तारीख भी लिखी हुई थी। इस पर जो है वो ज़ोडिएक का एक निशान था और इसके साथ जो है उसके साइन भी किए हुए थे। कार के टायर के निशान से पुलिस को ये बात मालूम हुई कि कातिल ने जो है वो अपनी कार इनके कार के बिल्कुल पीछे पार्क की थी। इस हमले के 48 घंटों के अंदर ही सिसिलिया शेफर्ड जो है वो गहरे जख्मों की वजह से मर जाती है और ब्रायन जो है वो सेहतियाब हो जाता है कुछ वक्त में। अब इस वाक़े के तकरीबन 15 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1969 को एक पॉल स्टाइन नाम का टैक्सी ड्राइवर होता है, उसको एक शख्स रोकता है और जो है वो टैक्सी में बैठते कहीं जाने के लिए। लेकिन जब टैक्सी प्रेसिडियो हाइट्स नेबरहुड ऑफ सैन फ्रांसिस्को पर पहुंचती है तो साथ बैठा जो आदमी था वो पॉल स्टाइन जो टैक्सी ड्राइवर था उसके सर पर गोली मार देता है, जो कि एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक गन से चलाई गई गोली थी। पुलिस जो है वो इस इलाके में काफ़ी छानबीन करती है और वहाँ पर उनको 3 गवाह मिलते हैं, जिन्होंने जो है वो कत्ल होते हुए तकरीबन 60 फुट के फासले से देखा होता है। तो ये तीनों शख्स जो है वो पुलिस को कातिल के बारे में हर एक बात बताते हैं जितना वो उस वक्त देख सकते थे। पुलिस ने जो है वो कातिल का स्केच पहले से ही जगह जगह पर लगवाया होता है, लेकिन ये कातिल पुलिस को फिर भी नहीं मिलता। फिर इस वाक़ये के 2 दिन के बाद 13 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर को एक खत मिलता है और ये खत जो है वो कातिल की तरफ से दिया जाता है और इस खत में एक कपड़े का टुकड़ा होता है जो कि इस ज़ोडिएक ने पॉल को मारने के बाद उसकी कमीज में से फाड़ा था। और इस बार भी ज़ोडिएक की कत्ल का क्रेडिट देते हुए ये लिखता है कि मैंने कत्ल की रात छानबीन करने वालों से बात भी की थी, लेकिन ये जो कातिल होता है जिसने खुद को ज़ोडिएक का नाम दिया था ये पुलिस को कभी भी नहीं मिलता है। फिर 8 नवंबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक साइफर मिलता है। फिर जो है वो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक साइफर मिलता है 9 नवंबर 1969 को। फिर जो है वो दोबारा से 20 अप्रैल 1970 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और साइफर मिलता है और ये साइफर जो है वो 340 अल्फाज का होता है और इसी वजह से जो है वो इसका नाम भी साइफर 340 रखा जाता है। इस साइफर को डिकोड करने में तकरीबन 50 साल का वक्त लग जाता है और जब इस साइफर को FBI डिकोड करती है तो इससे हमें कुछ बातें मालूम होती हैं कि ज़ोडिएक जो था वो सिर्फ जवान लोगों को ही कत्ल करता है। वो जो कत्ल करता था वो सिर्फ वीकेंड्स में करता था या सिर्फ हॉलीडेज में करता था, वो सिर्फ शाम के वक्त ही वार करता था जब हल्की हल्की रोशनी फैली होती। वो जो कत्ल करता था उसका एतराफ भी बड़े फख्र के साथ करता था। वो हमेशा मशहूर जगहों पर ही कत्ल करता था और वो ज्यादातर जो है वो कार में कत्ल करता था या फिर जो है वो ज्यादा पानी वाली जगहों की तरफ कत्ल करता था। FBI का कहना था कि ज़ोडिएक को जो है वो शायद मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ा होगा या फिर जो है वो हो सकता है इसको धोखा मिला हो मोहब्बत में, या फिर ये हो सकता है कि ज़ोडिएक जो है वो लड़कियों से नफरत करता हो। लेकिन ये सारी कहानी एक तरफ, लेकिन जो है वो ज़ोडिएक को पुलिस कभी भी पकड़ नहीं सकी है और आज के दौर में जो है वो इस कहानी पर किताबें और फिल्में भी बनाई गई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।